बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिट परचेज और अकाउंट्स पेबल के बारे में। किसी भी व्यवसाय में क्रेडिट परचेजेस क्या होती हैं, अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं, इनका मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यवसाय में, ताकि हमारे बिजनेस में कोई भी आपत्ति ना आए अकाउंट्स पेबल के बढ़ने से या क्रेडिट परचेजेस की वजह से। क्या फायदे हैं क्रेडिट परचेज के, इन बहुत सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट परचेजेस क्या होती हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी व्यवसाय करेंगे तो उसमें हमें चाहे रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश गुड्स हैं, अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें परचेजेस करनी है। वो परचेजेस दो तरह की हो सकती हैं, या कैश परचेज होगी या क्रेडिट परचेज होगी। कैश परचेज में आप जब सामान लेते हैं, परचेज करते हैं, तो आप पेमेंट तुरंत करते हैं, कैश मोड में करते हैं, बैंक मोड में करते हैं, बट इंस्टेंट पेमेंट करते हैं। पर जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं कि हमने सामान तो ले लिया, पर हमने अपने पेमेंट टर्म्स इस तरीके से कर लिए कि हम बिल्कुल हम 1 महीने में सेटल करेंगे, 45 डेज में सेटल करेंगे, जो भी पेमेंट टर्म्स हैं उस हिसाब से। तो जिस परचेज में हम इंस्टेंट पेमेंट नहीं करते हैं, हम अपना टाइम लेते हैं 30 डेज, 45 डेज, जैसा भी मार्केट प्रैक्टिस है या आपका वेंडर अलाउ करता है, उस टाइप की परचेज को हम क्रेडिट परचेज कहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि हमने सामान को उधारी पे खरीदा है। तो किसी भी बिजनेस में जब हम अपनी परचेजेस क्रेडिट पे करते हैं, उधारी पे करते हैं, जिस वजह से अकाउंट्स पेबल के लेजर्स स्टैंड कर जाते हैं। क्रेडिट परचेजेस की वजह से ही अकाउंट्स पेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल टाइप के लेजर्स आते हैं, जब व्यवसाय में हमारा उधारी पर काम चल रहा होता है कैश की जगह पर। अकाउंट्स पेबल आपकी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज की तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली इनका जो समय होता है वो विद इन अ ईयर सेटल करने का होता है। अगर आपने कोई भी सामान खरीदा और आप उसको पेमेंट बाद में करेंगे, उधार पे लिया हुआ है आपने, तो आप जनरली महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर करेंगे। 1 साल से ज्यादा का क्रेडिट पीरियड नहीं अलाउड होता है, जिसकी वजह से अकाउंट्स पेबल आपके 1 साल के अंदर ही सेटल होने हैं, तो ये करंट लायबिलिटीज के कैटेगरी में आते हैं। आइए हम डेफिनेशन एक बार समझते हैं कि जब वस्तुओं या सेवाओं को किसी व्यवसाय द्वारा या बाद में फिर से शुरू करने के लिए क्रेडिट पर खरीदा जाता है, तो हम फिर कह सकते हैं कि लेखांकन में क्रेडिट हुई है, कि बिजनेस में क्रेडिट परचेजेस हुई हैं। क्रेडिट खरीद के कारण प्राप्य खाता और देय खाता तब बनाया जाता है। जैसा हमने बात करी कि अगर सब कुछ कैश में होगा तो अकाउंट्स पेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल जैसी चीजें, जैसे लेजर्स आएंगे ही नहीं बिजनेस में। जब क्रेडिट परचेज होती है, क्रेडिट सेल होती है, तभी अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल के लेजर्स आते हैं। एक बार हम अकाउंट्स पेबल की पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं कि ये क्या होती है। सबसे पहले तो हम अपना परचेज ऑर्डर जारी करते हैं। जब हमें माल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने लिस्ट डाउन कर लिया, हमें कौन कौन सी चीज़ें मंगवानी है, कितनी क्वांटिटी में मंगवानी है, हमने अपनी रिक्वायरमेंट जब लिस्ट डाउन कर ली, तो हम सबसे पहले अपना परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। परचेज ऑर्डर इशू करने के बाद हमारे गुड्स आ जाते हैं। जब गुड्स आते हैं तो उन्हें हम इंस्पेक्ट करते हैं कि वो क्वालिटी, क्वांटिटी जिस हिसाब से हमें चाहिए थे उसी हिसाब से हैं कि नहीं है। फिर हम उस इनवॉइस को अपने सॉफ्टवेयर में चढ़ाते हैं, जो भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम उसकी इनवॉइस को चढ़ाते हैं। हम परचेज ऑर्डर अपना मैच करते हैं, जो भी हमने परचेज ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से ही सामान आया है कि नहीं। फिर हम रिसीट को मैच करते हैं। फिर हम रिलीज करते हैं पेमेंट। अगर हमने जो भी परचेजेस की हैं वो कैश परचेज की हैं तो हम इंस्टेंट पेमेंट रिलीज करते हैं।
अगर हम क्रेडिट पीरियड अवेल कर रहे हैं, जितना भी उसमें अलाउड है, 30 डेज, 40 डेज, 2 मंथ्स, जो भी अवेलेबल है, हम उसको अगर अवेल कर रहे हैं तो हम उसके बाद अपनी पेमेंट को रिलीज करते हैं। पेमेंट हम करते हैं चाहे कैश के द्वारा करें, एनईएफटी करें, चेक के द्वारा करें, जैसे भी है, हम अपना पेमेंट रिलीज करते हैं, अपने बैंक को रिकंसाइल करते हैं और यहाँ पे आकर हमारा बिल सेटल हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप अकाउंट्स पेबल का प्रोसेस समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस किन किन स्टेप्स को होकर के जाता है। एक बार हम और समझते हैं कि अकाउंट्स पेबल किस तरीके से जनरेट होते हैं और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो वेंडर के बिल्स आते हैं, चाहे वो बिल परचेज के हों या किसी एक्सपेंस के हों। हो सकता है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी का सामान आया हो, या फिर आपने स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई गुड्स खरीदे हों, या कोई भी परचेजेस हुई हो, या फिर आपने बिजनेस, आप जिस भी चीज़ का करते हैं उसी से संबंधित रॉ मटेरियल खरीदा हो, ट्रेडिंग का करते हैं तो फिनिश गुड्स खरीदा हो, तो वेंडर के बिल्स और एक्सपेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद आप वेंडर के बिल्स का पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस का बिल हो या फिर रॉ मटेरियल गुड्स का बिल हो। उसके बाद आप बैंक रजिस्टर में एंटर करते हैं जो भी आपको पेमेंट करनी है। आप अपना चेक इशू करते हैं। अब तो अगर आप चेक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप आईएमपीएस या एनईएफटी कर रहे हैं, तो आप एनईएफटी बनवाते हैं। फिर आप अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं। आपके जो अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल के लेजर्स हैं, जिसको आप प्राप्य खाता या देय खाता भी बोलते हैं, आप उन्हें रिकंसाइल करते हैं। और उसके बाद आपके ये खाते आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आपके अकाउंट्स पेबल के खाते हैं वो करंट लायबिलिटीज में कैटेगराइज होते हैं, और जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल के खाते हैं वो करंट एसेट्स में कैटेगराइज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अकाउंट्स पेबल की और ज़्यादा डीप में जाते हैं और बात करते हैं। देय खातों से तात्पर्य उस धन का है जो आपके व्यवसाय में अपने विक्रेताओं को क्रेडिट पर आपको सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए देना है। जैसे हमने बात करी कि जब आप कोई भी परचेजेस उधारी पर करते हैं वो आपके देय खाते बन जाते हैं या अकाउंट्स पेबल बन जाते हैं। ये एक ऐसा ऋण है, मान के चलिए, जो कि आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है फॉर द टाइम जितना आपको बिल में अलाउड है। अगर बिल में आपको 30 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउड है तो आपको 30 दिन का जनरली इंटरेस्ट नहीं पे करना है, और आप उस फंड्स को अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। जब ड्यू डेट आए तो आप ड्यू डेट पे पेमेंट कर दें, तो आपको एक तरीके से फ्री क्रेडिट मिल जाता है जितने भी टाइम में आपको अकाउंट्स पेबल अपने सेटल करने हैं। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ये ऐसा पैसा है जो आपको अपने सप्लायर्स को निर्धारित समय में, जितने टाइम के लिए आपको पेमेंट्स ड्यू है, जितने टाइम के लिए आपको क्रेडिट पीरियड अलाउड है, उतने टाइम में आपको इसको पे करना है। आइए अकाउंट्स पेबल को हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझ लें कि इनकी एंट्री किस तरीके से होगी, ये बुक्स में किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हमने परचेजेस करी हुई हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लेते हैं हमने 100 रुपए की परचेज की है और हमने जिस भी पार्टी से परचेज की है, तो हमारे वो क्रेडिटर्स अपने क्रेडिट हो जाएंगे बुक्स में। अगर हमने इंस्टेंट पेमेंट कर दिया होता तो हमारा कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इन क्रेडिटर्स को हम डेबिट करने के बाद अपने अकाउंट्स पेबल लेजर को क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से अकाउंट्स पेबल के लेजर हमारी बुक्स में अपीयर हो जाएंगे। ये हमारी बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में कैटेगराइज होते हैं, क्योंकि इन्हें जनरली हमें विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम सेटल करना होता है। तो इन एंट्रीज से हम समझ सकते हैं किस तरीके से अकाउंट्स पेबल हमारी बुक्स में अपीयर होंगे। आइए आगे चलते हैं और अकाउंट्स पेबल को और बारीकियों से जानते हैं कि अकाउंट्स पेबल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि देय खाते अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों का एक हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देय खाते आपके व्यवसाय के अल्पकालिक ऋण दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन दायित्वों को 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार देय खातों में वृद्धि का मतलब होगा कि आपका व्यवसाय नकद की तुलना में क्रेडिट पर अधिक सामान खरीद रहा है। इसको हम अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो इसी चीज का मापन करता है
जिसमें हमें पता चलता है कि मंथ ऑन ईयर हमारा व्यवसाय कितना क्रेडिट परचेजेस पर निर्धारित है, कितना डिपेंडेंट है। अगर हमारी क्रेडिट परचेजेस बढ़ती जा रही हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। इससे पता चलता है कि हम अपने ड्यूज टाइम से सेटल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कैश फ्लो स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिट परचेजेस बढ़ती जा रही हैं। ये अलग बात है कि अगर आपका ईयर ऑन ईयर टर्नओवर बढ़ रहा है, पहले आप 10 लाख का बिजनेस करते थे, अब आप 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप पहले 2 लाख रुपए की क्रेडिट परचेज करते थे तो आप 20 लाख की करेंगे। तो अगर आप रिस्पेक्टिवली देखिए तब तो बढ़ेगा, पर अगर आप ना रेशियो फॉर्म देखिए तो ये रेशियो कहीं ना कहीं आपका स्टेबल रहना चाहिए, या आपका ये रेशियो ऐसा दिखाना चाहिए कि आपकी ईयर ऑन ईयर जो परचेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं क्रेडिट पर। आइए हम समझते हैं कि अपने अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो को मैनेज करने के लिए, हमें अकाउंट्स पेबल को मैनेज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में अगर हम अपने अकाउंट्स पेबल को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो ये हमारे व्यवसाय में बहुत बड़ी कॉस्ट के रूप में हमें साबित हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो अकाउंट्स पेबल का जो मैनेजमेंट है, जो अकाउंट्स पेबल का प्रबंधन है, ये सुनिश्चित करता है कि आपके देय खाते आपके व्यवसाय के नकदी प्रवाह में सकारात्मक योगदान करते हैं। जो आपकी ऑपरेशनल कैश की साइकिल है, जिसमें आपका जो मूवमेंट ऑफ कैश है वो कहीं ना कहीं स्मूथ रहना चाहिए। अगर आपको टाइमली अपने डेटर्स से पैसा रियलाइज होगा तो आप टाइमली अपने क्रेडिटर्स को भी पे कर पाएंगे। अगर आपका नकदी प्रवाह वहीं पे रुक गया कि आपको अपने डेटर्स से ही टाइमली पैसा नहीं रियलाइज हो रहा, तो ऑब्वियसली आप अपने क्रेडिटर्स को भी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने डेटर्स से टाइमली रियलाइज करें एंड फाइनली अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट करें। यह आपको देर से भुगतान की लागत जैसे ब्याज, शुल्क, दंड आदि को कम करने में मदद करता है। आपको जो क्रेडिट पीरियड मिलता है अपने वेंडर से वो एक सुनिश्चित टाइम पीरियड के लिए मिलता है, महीने भर, 2 महीने भर। अगर आप उस टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पीनल चार्जेस इनकर करने होते हैं। इसलिए जो आपका अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट है ये सुनिश्चित करता है कि जब आपकी ड्यू डेट आए तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन के मार्जिन के पहले आपको ये रिमाइंड हो जाए कि आपका ये बिल आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपको सेटल करना है 4-5 दिन के अंदर, और आप एक्यूरेट फंड्स का अरेंजमेंट कर लें ताकि आप उसकी इंटरेस्ट या पीनल चार्जेस से बच जाएं। आपके व्यवसाय में उस धन को फिर से निवेश करने में मदद करता है जो आपने अन्यथा अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया होता। अगर मान लीजिए हमें क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है 1 महीने का, पर फिर भी हमने कैश में या बैंक से पेमेंट कर दी, तो ये एक हमने ऐसी पेमेंट कर दी जिसको हम 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रोक सकते थे, वो भी इंटरेस्ट फ्री। जिस पेमेंट को हम रोकते उसको हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेते उस पैसे को, और अपने बिजनेस को उतने समय के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसे पर यूज कर सकते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करता है अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि भाई हमें इतना अगर क्रेडिट पीरियड अलाउड है तो हम उतना इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड अवेल करें और उतना पैसा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वह खाता देय है जो आपके व्यवसाय के लिए वित्त के ब्याज मुक्त स्रोत के रूप में कार्य करता है, इंटरेस्ट फ्री कॉस्ट के रूप में काम करता है कि आपको इंटरेस्ट फ्री उतना पैसा मिल जाता है उतने समय के लिए जितने समय के लिए आपका वेंडर आपको अलाउ करता है टाइम पीरियड। प्रभावी खाते देय प्रबंधन प्रथाएं आपके आपूर्तिकर्ताओं के साथ विश्वास निर्माण सुनिश्चित करती हैं। अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि आपके जो वेंडर्स हैं उनसे आपके रिलेशनशिप ठीक मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी परचेज उधारी पे की है जिसमें आपको 30 दिन की उधारी मिली और आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपका जो एक गुडविल है, जो एक ट्रस्ट है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है आपके पेमेंट स्टेटस के ऊपर कि आपने जितने टाइम में प्रॉमिस किया अगर उतने टाइम में आपने पेमेंट्स नहीं की तो आपकी कहीं ना कहीं गुडविल पे इम्पैक्ट आता है। तो अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि आप टाइमली अपने ड्यूज को, अपने बिल्स को आप क्लियर करें और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं विद योर वेंडर्स एंड सप्लायर्स वो मेंटेन रहें। ये रिलेशनशिप किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स नहीं होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विसेज नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें आगे अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करने में दिक्कत आएगी।
जब इनफ्लो ऑफ मटेरियल ठीक नहीं है तो आउटफ्लो ऑफ मटेरियल में कहीं ना कहीं हमको वैसे ही दिक्कत आएगी। इसलिए अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुनिश्चित करता है कि उचित नियंत्रण मौजूद है, यानी यह डुप्लीकेट भुगतान, गलत चालान, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी, अक्षम प्रतिक्रियाओं या देर से भुगतान जैसी त्रुटियों से भी बचाने में मदद करता है। अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है कि हमारी ऑपरेशनल साइकिल ठीक रहे, कैश की साइकिल ठीक रहे, हम टाइम से पेमेंट करें, हमें इंटरेस्ट, पीनल चार्जेस से बचाता है, हमने किसी भी बिल का 2 बार पेमेंट तो नहीं कर दिया। ये सब चीज़ों को मैनेज करता है कि हम बिल्स का ठीक से पेमेंट करें, टाइम से पेमेंट करें, डुप्लीकेट पेमेंट्स ना कर दें। अपने सप्लायर्स का एक बार केवाईसी चेक कर लें कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो जेन्युइन है, कोई ऐसे धोखाधड़ी का केस ना हुआ हो उनके ऊपर। ये सब बातों को सुनिश्चित करता है। बहुत अधिक देय खाते इंगित करते हैं कि आपके व्यवसाय को आपके आपूर्तिकर्ताओं, चालानों को निपटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बहुत कम देय खाते इंगित करते हैं कि आपका व्यवसाय ट्रेड क्रेडिट के लाभों को छोड़ रहा है। जब हमारे अकाउंट्स पेबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें, जब बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी, बहुत सारे पेबल्स हमारे खड़े हो जाएंगे, तो उन्हें हमें पे करने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए बहुत हाई अकाउंट्स पेबल भी अच्छा साइन नहीं है बिजनेस के लिए, और बहुत लो अकाउंट्स पेबल, जहाँ पे हमारे अकाउंट्स पेबल लगभग 0 होते हैं, वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि जो अवेलेबल क्रेडिट पीरियड है हमारे वेंडर्स का, हम वो यूज ही नहीं कर रहे, अपने फंड्स का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं। हमारे फंड्स जो कि हम कुछ टाइम के लिए कहीं और बेटर यूज कर सकते हैं, बेटर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन फंड्स को यूज नहीं कर रहे हैं और इंस्टेंट पेमेंट्स कर रहे हैं। तो टू हाई अकाउंट्स पेबल, दे आर ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। टू लो अकाउंट्स पेबल आर ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस। आइए देखते हैं कि अकाउंट्स पेबल को किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। जो अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो है, ये हमारे बिजनेस में क्या चीजें बताता है कि इसका हाई होना अच्छा है या इसका लो होना अच्छा है। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो जो है, जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये टोटल क्रेडिट परचेजेस जो है हमारी, उसको हमें डिवाइड करना है एवरेज अकाउंट्स पेबल से। अगर हम किसी महीने का अकाउंट्स पेबल निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम ले लें ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं या ओपनिंग क्रेडिट परचेजेस कितनी है। हमने ओपनिंग क्रेडिटर्स ले लिए, मान लेते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के हैं 1 दिसंबर को, और अगर मान लेते हैं हमारे जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 31 दिसंबर को, वो 1,20,000 रुपए के हैं। जो हमारे एवरेज क्रेडिटर्स हो गए वो 2,20,000 के डिवाइड बाय 2, 1,10,000 रुपए के हो गए। ठीक है, ये हमारे एवरेज क्रेडिटर्स निकल गए। और मान लेते हैं कि हमारी जो क्रेडिट परचेजेस थी वो 11 लाख रुपए की है दिसंबर के महीने में। ध्यान रखने की बात है कि हमें, जब हम अकाउंट्स पेबल रेशियो निकाल रहे हैं, तो हमें अपनी सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ही लेनी है, हमें टोटल परचेज नहीं लेनी है। हमें अपनी टोटल परचेज में से कैश परचेजेस को घटाना है ताकि हमारी क्रेडिट परचेजेस निकल आए। तो हमारी जो टोटल क्रेडिट परचेजेस हैं, मान लेते हैं कि वो 11 लाख रुपए की हैं। तो इस केस में हमारा जो अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो है वो आ जाएगा 11 लाख को 1,10,000 रुपए से डिवाइड करके, मतलब कि 10 का। ये रेशियो आ गया 10 का। तो अब देखने वाली ये बात है कि हमारी जितनी भी क्रेडिट परचेजेस हैं उससे हम अपने एवरेज क्रेडिटर्स को घटाते हैं। अगर ये क्रेडिटर्स हमारे 1,10,000 के, तो हमारा रेशियो 10 आ रहा है। अगर हमारे क्रेडिटर्स ये 1,10,000 की जगह 5.5 लाख के होते तो हमारा ये रेशियो 2 आता। तो इसका मतलब जितने ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे उतना कम ये रेशियो होगा, जितने ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे उतना कम हमारा अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो होगा। तो इसका मतलब है कि बहुत लो रेशियो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है हमारे क्रेडिटर्स ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारा रेशियो ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ घटता जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे क्रेडिटर्स कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर एनी बिजनेस। और अगर हमारा ये क्रेडिटर्स जो है वो हमारे घटते जा रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1,10,000 की जगह हमारे सिर्फ 55,000 के क्रेडिटर्स होते तो हमारा रेशियो 20 का हो जाता। तो अगर हमारा ये रेशियो बहुत बढ़ रहा है, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो,
तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब है कि हमने अपनी जो परचेजेस हैं, जो हमारे वेंडर्स के क्रेडिट पीरियड्स हैं, वो हमने अवेल ही नहीं किए, अपने फंड्स को ऑप्टिमम यूज ही नहीं किया। तो बेस्ट है कि हम इस एवरेज को हमेशा एक लाइन में रखें, इस टर्नओवर रेशियो को। हमारा जितना चल रहा है, हम एक ऑप्टिमम रेशियो अचीव करने की कोशिश करें। हमारे जितने वेंडर्स हैं जो हमें क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, उन्हें हम यूज करें। उतने टाइम के लिए हमारे जो फंड्स हैं उसका हम और बेटर यूटिलाइजेशन करें, और हम ये भी चेक रखें कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो टाइम बाय टाइम बहुत ज्यादा बढ़ते भी ना जाएं। तो इस तरीके से अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो को हमने समझा, जिसमें हमें ये पता चला कि हमारे अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। और ये रेशियो बहुत ज्यादा अगर हाई है तो भी नहीं ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा लो है तो भी एक अच्छा साइन नहीं है बिजनेस के लिए। देय खाते, देय खातों के बारे में अगर हम समझें, जिस पूरे सेशन में हमने देय खातों के बारे में समझा, आइए इसको सम अप करते हुए इनके कुछ फायदे देख लेते हैं। कि यह प्राथमिक रूप से इकाई के बिलों का समय पर भुगतान करने का लागत लेता है। हमारे जो अकाउंट्स पेबल हैं उनको हमें टाइम पे ऑनर करना चाहिए, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं कि हमें एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट, पिनल चार्जेस, हेल्दी वेंडर रिलेशनशिप मेंटेन करने में ये सब चीज़ों के फायदे होते हैं। तो प्राथमिक रूप से जो देय खाते हैं उनको मैनेज करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं, जो वेंडर रिलेशनशिप्स हैं, वो मेंटेन रहते हैं। हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट, पिनल चार्जेस अवॉइड होते हैं। केवल जब समय पर चालान का भुगतान किया जाता है तब विक्रेता आपूर्ति और सेवाओं के लगातार प्रवाह को सुनिश्चित करता है। ऑब्वियसली अगर आप अपने प्रॉमिस के हिसाब से चलेंगे तभी सामने वाला भी आपके अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेगा आपके तरफ। अगर आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप उसका पेमेंट ड्यू डेट पे कर देंगे, तभी आगे चल करके आपको कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। अगर आप अपने पेमेंट्स में डिफॉल्ट करते जाएंगे, आप टाइमली पेमेंट्स नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में दिक्कत आएगी। देय खातों की व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देय चालान ट्रैक पर किए गए हैं और ठीक से भुगतान किए गए हैं, कि प्रॉपर जो हमारे डिस्काउंट्स थे वो अवेल किए गए हैं, हमारे देय खातों को टाइमली पे कर दिया गया है, जितना पेमेंट होना था उतना ही किया गया है, पेमेंट्स डुप्लीकेट नहीं हुए हैं, प्रॉपर उनके रिकन्सिलिएशंस हो गए हैं, हमारे लेजर्स रिकनसाइल्ड हैं, जितना बैलेंस हमारे लेजर में आ रहा है उतना ही बैलेंस हमारे वेंडर के लेजर में भी आ रहा है। इसलिए अकाउंट्स पेबल का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में हमने ये समझा कि हमें अकाउंट्स पेबल को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अकाउंट्स पेबल किसी भी बिजनेस के लिए एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना आप कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही रेयर बिजनेसेस होंगे जो पूरा का पूरा कैश में ही ऑपरेट करते हैं। सभी बिजनेस को एक क्रेडिट साइकिल, एक ऑपरेटिंग साइकिल को मैनेज करने के लिए क्रेडिट पीरियड चाहिए होते हैं। उन क्रेडिट पीरियड्स को अवेल करना भी बहुत ज़रूरी है और उन बिल्स को टाइमली सेटल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी बैलेंस शीट कैसे हेल्दी दिखेगी कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो ऐसा ना हो कि साल ब साल, मंथ बाय मंथ सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि हम पेमेंट्स भी टाइमली करें हमारे, ताकि वेंडर रिलेशनशिप्स भी मेंटेन रहें, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट का सामना ना करना पड़े, हमारी जो बुक्स हैं वो भी हेल्दी रहे। आज के इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं या फिर TQM बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसकी हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। और इस सेशन के बाद आपके अगर कोई भी सवाल और जवाब होंगे हमारे लिए, तो आप हमसे जूम सेशन में जुड़ सकते हैं और अपने सवाल को पुटअप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है या मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स को सबसे ऊपर रख के, सर्वोपरि मान करके, अपने एम्प्लॉयज की पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रख के क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें कस्टमर को कोर में रख करके अपने एम्प्लॉयज के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के साथ हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेस्ट क्वालिटी में सप्लाई करने की उम्मीद करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हम परिभाषा से समझें तो वो ये है कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन की एक मुख्य परिभाषा ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता के लिए एक
प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन कर सकती है। जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की तो उसका कोर कस्टमर्स होते हैं। अगर हमारी बिजनेस किसी कस्टमर के लिए उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो सर्विसेज है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है अपनी मार्केट को, अपने कस्टमर्स को, तो मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, वर्थ इनफ हो कि उसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करें, उसको परचेज करें। तो इसलिए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में देखें, तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी मैटर करती है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं अपनी मार्केट में अपने कस्टमर्स को, जिससे हमारी बिजनेस का लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड करता है। तो यही चीज़ हमारा TQM बोलता है कि TQM की एक मुख्य परिभाषा ग्राहकों को संतुष्टि के माध्यम से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसका कोर है, जिसमें अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में किसी भी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए। के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन करती है। TQM प्रयास में एक संगठन के सभी सदस्य प्रक्रियाओं, उत्पादों, सेवाओं और उस संस्कृति को सुधारने में भाग लेते हैं जिसमें वे काम करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से ही ये बताता है कि इसमें जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके वेंडर्स हों, आपके सप्लायर्स हों, आपका मैनेजमेंट हो, ये सारे ही लोग इसमें भाग लेते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट सर्विसेज ऑफर करने के लिए काम करते हैं। आगे चलते हैं और एक बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस समझते हैं कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, किन चीज़ों से मिल करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बनता है। सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने बिजनेस के प्रोसेस को डिफाइन करें। बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करने का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ किसी एक चीज़ को पकड़ के ना चलें, इंस्टेड हम अपने वैल्यूएशंस, एनालिसिस और बहुत सारी लोगों के डिस्कशंस के बाद, ओपिनियंस के बाद एक प्रोसेस फॉर्म करें। प्रोसेस फोकस्ड रहे हमारा जो बिजनेस रहे, इंस्टेड ऑफ कि पर्टिकुलर वर्क फोकस रहे। हम फोकस करें कि जो हमारा प्रोसेस रहे वो इस तरीके का रहे कि वो डायनामिक भी हो, उसमें चेंजेस अगर हों, अगर हम बेटरमेंट के लिए कोई चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोसेस में हो जाए, हमारा जो बिजनेस हो वो प्रोसेस ओरिएंटेड हो। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस प्रोसेस डिफाइंड हो। बिजनेस प्रोसेस डिफाइन करने के बाद है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जो भी प्रोसेस है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ज़रूरी है कोई ना कोई है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत आवश्यक काम प्ले करती है। देन कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बिकॉज कोई भी बिजनेस जब तक अपने कस्टमर्स को, जो उसके की कस्टमर्स हैं, जो उसका मार्केट सेगमेंट है, अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर अपने कस्टमर्स को वो वर्थ इनफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर नहीं करेगा, तो वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी चाहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, वो आप ऑफर करें। आप कितने भी एफर्ट्स पुट कर ले, पर अगर जो चीज़ कस्टमर चाहता है, अगर आप उसको वो नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो कस्टमर फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात नहीं भी करें, अगर हम जनरल प्रोस्पेक्ट में भी देखें, तो कस्टमर सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए। अगर हमारा मार्केट ही नहीं है, हमारे पास कस्टमर्स ही नहीं है, तो हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर लें, कोई भी सर्विसेज देने लगे, हमारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ज़रूरी है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो मार्केट में, और उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कस्टमर्स हों। उसके बाद बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। रिसोर्सेज सारी ही चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी रॉ मटेरियल्स हो, आपके गुड्स हो, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जो भी रिसोर्सेज आप अपने बिजनेस में डिप्लॉय कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करने का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स अगर किसी बिजनेस के लिए है, तो वो है उसका ह्यूमन रिसोर्स। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपका जो मैनेजमेंट है, आपके ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं किसी भी बिजनेस के लिए। बिकॉज अगर आपके पास ट्रेंड, इफेक्टिव, लॉयल एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो आप लॉन्गर रन में
बहुत ही मुश्किल है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। देन सर्विस प्रोविजन, सेवा का प्रावधान जिसको हम बोलते हैं, तो सर्विस प्रोविजन से हम ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस का एक जो एम है ये है कि हमें अपने सोसाइटी को एक सर्विस एंगल से भी देखना है, सिर्फ हमें कमर्शियल एंगल से नहीं देखना है। हमें ज़रूरी है कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करें, प्रोवाइड करें जो हमारी सोसाइटी के लिए भी वो यूजफुल हो। मॉनिटर एंड मेजर, हमें ये देखना है कि हमने जो भी इफेक्ट्स लिए, जो भी हमने स्टेप्स लिए अपने प्रोसेस को सेट करने के लिए, हमने ये सारी चीज़ें करी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी, कस्टमर पे फोकस किया, अपने रिसोर्स को मैनेज किया, इन सारी चीज़ों के बाद हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी भी हमने प्लानिंग करी, एक्ट किया, हम उन सब चीज़ों को एनालाइज करें, रिव्यू करें, ताकि हम एक बार फिर से अपने स्टेप्स को, अगर ज़रूरी है कुछ चेंजेस करने की, कुछ मॉडिफिकेशंस की, तो वो कर पाएँ, अपडेट कर पाएँ विद टाइम, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोसेस को मॉनिटर करें, मेजर करें। फिर बात आती है कस्टमर फीडबैक एंड सेटिस्फैक्शन की। हम इंटरनली या एक्सटर्नली कितने भी एनालिसिस कर लें, सुपरविजन कर लें, मॉनिटर कर लें, पर कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कस्टमर फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए भी एक एम्फेसिस रखें कि हमारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं उस पर हमारे कस्टमर्स का क्या फीडबैक है, वो कितने सेटिस्फाइड हैं। इन केस वहाँ से कोई अच्छे इनपुट्स मिलते हैं तो ज़रूरी है हम उसको इनकॉर्पोरेट करें। इसी तरीके से उस पूरी ये एक वन टाइम चेन नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस चेन है जिसमें आपको टाइम टाइम पर अपने प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, कस्टमर्स के फीडबैक लेने होंगे, एनालाइज करना होगा, मॉनिटर करना होगा, और अगर लगे तो हमें वापस से इस साइकिल को फिर से फॉलो करना होगा और अपने कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे एम्फसाइज करना होगा। बिकॉज जिस हिसाब से सबको पता है कि टाइम डायनामिक है, चीज़ें चेंज होती हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, मार्केट्स चेंज होते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। उस तरीके से हमको अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को भी डायनामिक बनाना होगा और टाइम टाइम पर इवैल्यूएट करके चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी होंगी ताकि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर पाएँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करता है कि हम एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस डेवलप करें जिसमें हम कस्टमर पे फोकस करें, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करें, और इस डेवलपमेंट में, इस रिक्वायरमेंट में हम अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को लेके चले ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ इन दी बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब अगर हम बात करें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांतों की, कि कौन से सिद्धांत हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस करता है। टीक्यूएम को एक ग्राहक केंद्रित संगठन के लिए एक प्रबंधन प्रणाली के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है जिसमें सभी कर्मचारी को निरंतर सुधार में शामिल किया जाता है। जैसे हमने बात की थी कि ये कस्टमर फोकस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम सारे ही एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में, जिसके थ्रू हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर पाएं। तो अगर हम 8 प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस्ड। हमने जब ये सेशन शुरू किया तभी इसके डेफिनेशन में 2 बातें करी। तो सबसे पहली चीज थी कस्टमर फोकस। जो टीक्यूएम है, टीक्यूएम फोकस करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको जो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो उनके लिए कितने ज़्यादा वर्थ इनफ है टू इन्वेस्ट इन, टू स्पेंड इन टू। सो ज़रूरी है कि हम कस्टमर फोकस काम करें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में मॉडिफिकेशंस लेकर के आएँ। नेक्स्ट है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को हम सिर्फ एक ही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको हमने एक चीज़ बता दी कि ऐसे करनी है और वो उसी तरीके से करते जा रहे हैं। ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ से इनपुट लें अगर उनके पास कुछ बेटर सजेशंस हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन दी प्रोसेस। तो हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे बेटर सजेशंस हो, चीज़ें हो जो कि मैनेजमेंट के पास ना हो, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ के पास ना हो। तो हम कंप्लीटली अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें, जिसके लिए एक ये पहलू हो सकता है कि हम पहले उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दें और फिर उनके इनपुट्स को हम वेलकम करें। हम लीडरशिप अपने बिजनेस में प्रमोट करें कि हमारी जो टीम्स हैं, वेरियस टीम्स हैं, हम छोटी छोटी ऐसे करके एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करते रहें या अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे कुछ मोटिवेशंस देते रहें, बेनिफिट्स देते रहें, जिससे वो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं उसको अपना समझ करके इन्वॉल्व रहें। फिर बात आती है प्रोसेस सेंटर्ड। जैसे हमने बात करी थी कि हम एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करें,
ऐसा ना हो कि हमने एक एंड चीज बना दी कि हाँ हमें ये चीज करनी है। हमें एक प्रोसेस डिजाइन करना है कि जिसमें हम चीजें शामिल कर रहे हैं और वो प्रोसेस डायनामिक रहे, ताकि अगर हमें समय के साथ उसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो ऐसा ना हो कि हमें सारी चीजें चेंज करनी पड़ जाए। वो प्रोसेस ऐसा हो जो कि डायनामिक रहे और मॉडिफिकेशंस को आराम से इनबिल्ड कर पाए। देन इंटीग्रेटेड सिस्टम का ये मतलब हो जाता है कि जब आपका बिजनेस एक सर्टेन स्केल पर पहुंच जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। आपका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग अलग होगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस अलग होगा, इस तरीके के आपके बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत इसलिए क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है कि हो सकता है एक ग्रुप ऑफ पीपल से नहीं संभल पाए, इसलिए आपको एक्सपर्ट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। पर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं बिजनेस में, वो सारी इंटीग्रेटेड हों और एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हों। ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट वाइज अगर चीज़ें हैं तो वो इंटीग्रेटेड ही ना हो, सब जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सबको हमें एक साथ इंटीग्रेट करके चलना है एक बेटर विजन के लिए, एक बेटर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। देन स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हमें ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है अपने बिजनेस में, इस तरह की अप्रोच डेवलप करनी होती है जो सिस्टम बेस्ड हो, जो कि एक प्रोसेस हो, जो वेल डिफाइंड प्रोसेस है, वेल थॉट अपॉन है। ऐसा नहीं है कि हमने बिना ज़्यादा विचार किए, बिना ज़्यादा एनालिसिस किए हुए अपने प्रोसेस को डेवलप कर लिया। हमें प्रॉपर इनपुट्स के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने प्रोसेस को सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू डेवलप करना है और रन करना है। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अगर हमने कोई चीज़ एक कर ली है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही रहे। अगर हमें इनपुट्स आ रहे हैं, सजेशंस आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं जिसके थ्रू हम बेटर कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि अगर हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लें अपने प्रोसेस में, अपनी अप्रोच में, तो हमारा जो आउटपुट है वो बेटर हो जाएगा, तो हमें कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। बिकॉज जैसा हम सभी जानते हैं कि आज का समय डायनामिक है, हमें ये समझ के चलना है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और लोगों की ज़रूरतें उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले लोगों के अंदर पेशेंस था, चीज़ें थी कि ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी तो हो सकता है वो हफ्ते भर ले रही है डिलीवरी में, कोई बात नहीं। पर आजकल के जिस तरीके के बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह की कस्टमर को सर्विसेज की आदत है, उस तरीके से हमें ज़रूरी है कि हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करें कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। देन कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है कि ये एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स हों। अगर एम्प्लॉयज़ हैं और उनके पास कोई भी इनपुट्स ऐसे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैनेजमेंट तक, ताकि हो सकता है कि उससे हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सर्विस है, वो और अच्छा बन पाए और अच्छे इनपुट्स आ पाए, या कस्टमर्स हैं जो ऐसे फीडबैक दे पाएँ जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो किसी भी बिजनेस में। देन बात आती है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग की। हम किसी भी बेसिस पर डिसीजन ना ले लें, हम फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सर्विस डेवलप कर रखा है, उसकी हिस्ट्री देखें, उसका हम डेटा पढ़ें, उसका डेटा को एनालाइज करें और फिर देखें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ डेटा चीज़ों को एनालाइज करें और उस बेस पे अपनी अप्रोच को फॉर्म करें, ताकि हम बेटर कर पाएँ अपने बिजनेस के अंदर। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे TQM के, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने बिजनेस में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ला सकते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला था आपका कस्टमर फोकस, कि कस्टमर पे फोकस करता है हमारा जो TQM है, बिकॉज कस्टमर एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। फिर बात आती है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की। बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण कोई एसेट है तो वो है उसके एम्प्लॉयज़। आप कोई भी एसेट दोबारा क्रिएट कर लेंगे, बट अगर आपके पास एक अच्छे एम्प्लॉयज़ की टीम है तो आपका बिजनेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आगे सक्सेसफुल हो। देन प्रोसेस सेंटर्ड, कि बिजनेस जो है वो हमारा प्रोसेस सेंटर्ड हो, ना कि एक पर्टिकुलर एंड तक सेंटर्ड हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
वो सारे इंटीग्रेटेड हों हॉरिजॉन्टली। देन स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के चांसेस। ये साइकिल आपकी रिपीट होनी चाहिए एनालिसिस, प्लान, डेवलपमेंट की, ताकि आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होता रहे। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, आपको जो अपने बिजनेस में डिसीजंस लेने हैं वो इमोशनल बेस्ड नहीं लेने, आपको फैक्ट बेस्ड लेने हैं, इंटेलिजेंस के साथ लेने हैं। देन कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स को डेवलप करना है, ताकि हम जो भी कम्युनिकेशन हमारे वेंडर्स के थ्रू आ रहा है, हमारे सप्लायर्स के थ्रू आ रहा है, कस्टमर्स के थ्रू आ रहा है, एम्प्लॉयज के थ्रू आ रहा है, वो कम्युनिकेट हो पाए, और अगर उससे कोई यूजफुल इनपुट्स मिल सकते हैं तो हम उसको लें और अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करें। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जिसको हम PDCA के नाम से भी जानते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बोलता है कि सबसे पहले तो हमें चीज़ों को प्लान करना है। हमें ये देखना है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए हमने एक प्रॉपर प्रोसेस डेवलप कर लिया हो और अपने प्रोसेस को प्रॉपरली प्लान कर लिया हो। जो नेक्स्ट स्टेप बोलता है वो कहता है कि हमें क्या करना है उसको हम एग्जीक्यूट करें। हमने जो भी प्लानिंग करी उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करें, उसको हम एक्शन में लेकर के आएँ। देन हमें उसको चेक करना है। चेक करने का मतलब हो गया कि उसको एनालाइज़ करना है, रिव्यू करना है कि हमने जो प्लान किया था, वो हमने ठीक प्लान किया था कि नहीं किया था। उसके बाद हमें उस पर एक्ट करना है। हमने रिव्यू किया और हमें लगा कि नहीं, उसमें ठीक चीज़ें नहीं हुई हैं, हमें ये भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हमें ये वाला इनपुट भी चाहिए, तो हम उसके बाद उस पे काम करें। तो इस अप्रोच को PDCA अप्रोच कहते हैं और ये सबसे पहला की प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। देन बात आती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जैसे हमने बात की कि एम्प्लॉय सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है किसी भी बिजनेस के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके ऊपर स्पेंड करें, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स के ऊपर, उनको मोटिवेशंस के लिए, उनको और बेनिफिट्स देने के लिए, ताकि वो बिजनेस में अच्छे से इन्वॉल्व रहें और उसको एज अ जॉब नहीं करें, एज अपना समझ के करें। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के जो इम्पोर्टेंस रखते हैं यहाँ पे, वो है ट्रेनिंग। ज़रूरी है कि हम जब किसी भी हायरिंग करें किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसे हम प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करें किसी सीनियर के अंडर या किसी एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या जैसे भी हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग्स होती हैं, दूसरी इंडस्ट्री विजिट करा के, या हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करें जो ऑलरेडी अपने काम में निपुण हैं। तो ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। देन हम एक एक्सीलेंस टीम डेवलप करें कि ऐसा ना हो कि बिजनेस एक सोल एम्प्लॉय के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ज़रूरी है कि चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हों और किसी भी एक एम्प्लॉय के जाने से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट ना आ जाए। तो हम एज अ टीम काम करें, हम एक एक्सीलेंस टीम डेवलप करें। देन मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, ज़रूरी है कि जब हमारा कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करें। जैसा हम सभी जानते हैं कि मोटिवेशन से अच्छा किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा परफॉर्म करने के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉनेटरी एम्पावरमेंट्स भी होते हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, पर रिकॉग्निशन या मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय को और अच्छा काम करने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनके टारगेट्स अचीव करने पे, या उन्होंने कभी कोई बहुत अच्छा इनपुट दिया अपने बिजनेस में, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करें और उसको मोटिवेट करें। देन सजेशन स्कीम, हम अपने एम्प्लॉयज़ के जो इनपुट्स हैं उनको अपने बिजनेस में लेकर के आएँ। अगर उनके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं जो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो हम उन्हें वेलकम करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आइडियाज़ आएँ वो सारे ही हम अपने यहाँ अप्लाई करें, बट येस, ऐसा हो सकता है कि 10 में से 2 आइडिया या 1 आइडिया हम अपने यहाँ इनपुट में ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम करें। फिर बात आती है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में सबसे पहली चीज़ है कि सिस्टमैटिक मेजरमेंट हो चीज़ों का। हमने जो भी प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया, हम उसको प्रॉपरली मेजर करें और देखें कि हमारे टारगेट से हमारे एक्चुअल्स कितने डिविएट कर रहे हैं। हमारे जो टारगेट्स थे, हमारे एक्चुअल्स उससे ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम है तो हम उसके रीजंस फाइंड आउट करें। देन हम एक्सेलेंस टीम बनाएं ताकि हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। देन क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट प्रोसेस हो और उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड्स को अटेन करें
मेंटेन करें और इम्प्रूव करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिनको हमें मेंटेन करना है और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना है। फिर बात आती है कस्टमर फोकस की। कस्टमर फोकस में सबसे पहली चीज़ है पार्टनरशिप विद सप्लायर्स। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो सप्लायर्स हैं उससे उसके अच्छे रिलेशंस हों, बिकॉज अगर आपके सप्लायर्स से आपके हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर इनपुट्स को फेच करने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि जब आपके पास कैश फ्लोज ना हो, आप टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, तब आपके ये हेल्दी रिलेशनशिप्स काम आते हैं कि आपको एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स या विदाउट एनी पेमेंट आपको कुछ टाइम के लिए मटेरियल का सप्लाई मिलता रहे। तो पार्टनरशिप विद सप्लायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है TQM का। देन सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर्स। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहे, जो हमारे बिजनेस के टर्नओवर में 30, 40, 50% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे कस्टमर्स को हम हमेशा सेटिस्फाई करें, खुश रखें, ताकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर्स मेंटेन रहें। देन कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स। हम ऐसे स्टैंडर्ड्स को अपने बिजनेस में फोकस करें जो कि कस्टमर ड्रिवन रहे। ऐसा नहीं है कि जो हम बना रहे हैं उस पर फोकस करें, हमको ऐसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कस्टमर क्या चाहता है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स कस्टमर ड्रिवन होने चाहिए। देन नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। हो सकता है कि आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लें और आप सोचें कि द चीपर यू विल सेल द मोर यू विल सेल। हो सकता है आप इस पर फोकस करें, बट इन द लॉन्गर रन इट इज़ द क्वालिटी विच मैचेस। बिकॉज हो सकता है कि एक बार आपका प्रोडक्ट सस्ता है या प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इसलिए वो परचेज हो जाए मार्केट में, बट रेगुलर परचेजेस तभी आएंगी जब आप क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे कभी नहीं करना है। और कस्टमर फोकस में हमने जैसे देखा कि ये हमारे जो मेन पॉइंटर्स हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। फिर बात आती है प्रोसेस ओरिएंटेड की, कि हमने जैसे TQM में बात करी थी कि TQM एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कस्टमर को फोकस करते हुए, अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हुए बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करता है। तो हमें अपने प्रोसेस के बारे में थिंक करना है। जितने भी हमें लगता है इम्प्रूवमेंट्स, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करते हुए अपने प्रोसेस को रीडेवलप करते जाना है। हैंडलिंग ऑफ द प्रोसेस। देन प्रोसेस विच आर रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा ना हो कि हम ऐसे प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं। हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें, बट जब तक हमारा कस्टमर एट द एंड सेटिस्फाई नहीं होता है, हमारे प्रोसेस कहीं ना कहीं वर्थ इनफ नहीं होंगे। तो ज़रूरी है हम ऐसे प्रोसेस पे फोकस करें जो कि रिजल्ट बेस्ड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। फिर हमें डिसीजन मेकिंग जो है वो फैक्ट्स पे करनी है, ना कि सिर्फ ओपिनियन पे। हमें इमोशनली ड्रिवन नहीं होना है अपने बिजनेस पे। हमें हिस्ट्री के बेस पे अपनी चीज़ों को एनालाइज करना है, अपने हमें टारगेट्स एंड एक्चुअल्स को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर जो प्लान किया, चीज़ें करी, हमारे टारगेट्स कुछ थे बट हमें उससे कम अचीव हुआ, तो हमें उसको एनालाइज करना है, रीजंस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आगे की डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। integrated strategic and systematic approach to ensure entire organization is aligned। बहुत ज़रूरी है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल हो, मिलता जुलता। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं तो सबके गोल्स अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज डिपार्टमेंट है तो वो ये सोचे कि हमें बेस्ट डिस्काउंट्स चाहिए, इसलिए वो बल्क में परचेज करता जा रहा है और पता चला वो जितना परचेज कर रहा है उतने की डिमांड ही नहीं है, उतना हमारा जो सेल्स का टीम है वो सेल कर ही नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इंटीग्रेटेड हो, ताकि इंटीग्रेटेड वे में फंक्शनिंग हो पाए। देन कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन सबसे ही इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़रूरी है कि सारे ही लेवल्स पे कम्युनिकेशन ओपन रहे। कोई भी सजेशंस, फीडबैक्स, ओपिनियंस हो वो वेलकम हो। उसके बाद हम एनालाइज करें कि हमें कौन सी चीज़ों को इनपुट में लेना है और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए 6 C's हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। ये 6 C's क्या होते हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कमिटमेंट। कमिटमेंट किससे? कमिटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन अ बेटर वे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसको हम 9 to 5, 9 to 6 जॉब ना समझें और हम एज
माय ओन थिंग हम काम करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर एक माहौल दें, एक ट्रेनिंग दें अच्छी, और जब वो कुछ परफॉर्म करें, अच्छा करें, टारगेट्स अचीव करें, या फिर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं किसी वजह से, उनके अंदर कॉन्टिन्यूअस हम मोटिवेशन डेवलप करें। हम साथ में साथ, काम के साथ साथ हम कुछ कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी कराते रहें, मोटिवेशंस भी देते रहें, उनको रिकॉग्निशंस देते रहें जब वो अच्छा परफॉर्म करें। तो ये सब चीज़ों के बाद ही हम अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले कमिटमेंट एक्सपेक्ट करें और फिर हम ये चीज़ें करें। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह का माहौल देगी, उनके सजेशंस को वेलकम करेगी, उनको रिकॉग्नाइज करेगी, उनको मोटिवेटेड रखेगी, तो ही एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड रहेंगे। दूसरी चीज़ आती है कल्चर। कल्चर किस चीज़ का? टोटल क्वालिटी का, कि हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करें, हमारे ऊपर हमारा फोकस रहे कि हमें बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करनी है। फिर बात आती है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जब हम अपना एक प्रोसेस डेवलप कर चुके हैं, हम उसको टाइम से रिव्यू करते रहें, एनालाइज करते रहें, ओपिनियन, सजेशंस, फीडबैक्स को वेलकम करें और देखें कि हम कहाँ पे डिविएट हो रहे हैं, और हम कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, अपने प्रोसेस पे, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। फिर बात आती है कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन के बिना हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 500, 1000, 2000, 5000 लोग हैं, तो सिर्फ 1 से 2 लोगों के सिर्फ डिसीजन मेकिंग या काम करने से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फ्लो नहीं करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन के को मेंटेन रखें, उसके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। फिर बात आती है कस्टमर फोकस की। जैसे कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, तो हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स पे फोकस करें और देखें कि उनको क्या वैल्यू एडिशन चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, और उस हिसाब से हम अपने प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट्स को रीडेवलप करें और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करने पे फोकस करें। फिर बात आती है कंट्रोल की, कि जब हमने ये सारी चीज़ें करी, हम प्रॉपर कंट्रोल रखें अपने प्रोसेस पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, और प्रॉपर चेक्स रहे जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो इन कुछ चीज़ों की मदद से आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में हमने इतना समझा कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमें इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इसलिए होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जब आपके एम्प्लॉयज़ फुल्ली मोटिवेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, तो वो आपके रिसोर्सेज को ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब आपके यहाँ हर चीज़ों के प्रॉपर प्लान्स हैं, चेक्स हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट करेक्ट है, तो आपके यहाँ टाइम वेस्टेज नहीं होगा, और जो वर्क इन प्रोसेस है वो आपका टाइमली फिनिश्ड गुड्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के वेरियस पॉइंट्स पे काम करके आपकी कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी। जब समय के साथ या लगातार लागू होती है तो गुणवत्ता प्रबंधन किसी संगठन में लागतों को कम कर सकता है, खासकर स्क्रैप, रीवर्क, फील्ड सर्विस और वारंटी लागत में के क्षेत्रों में। जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्गर टर्म तक काम करेंगे, और आपको हो सकता है वारंटीज कम ऑनर करनी पड़े, वारंटीज के केसेस ही कम आए सेटल करने के। फिर बात आती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। अगर आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन मिलेगा अपने कस्टमर्स से, जिसकी वजह से आपके जो टर्नओवर्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, मेंटेन क्या, हालांकि बल्कि समय के साथ बढ़ते ही रहेंगे। तो ग्राहक की संतुष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी बिजनेस के लिए। यदि कंपनी के पास बेहतर उत्पाद और सेवाएं हैं और ग्राहकों के साथ इसकी बातचीत अपेक्षाकृत त्रुटि रहती है, तब वहाँ ग्राहकों की शिकायतें कम होनी चाहिए। जब हम अपने कस्टमर्स पे फोकस करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करते हैं, और जो उनके ओपिनियंस, फीडबैक्स हैं, कहीं ना कहीं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना लाजमी है। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है तो बिजनेस के लिए इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। फिर बात आती है डिफेक्ट रिडक्शन की। जब हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे डिफेक्ट्स ऑब्वियसली मिनिमाइज होंगे।
गुणवत्ता प्रबंधन का एक प्रक्रिया के भीतर गुणवत्ता में सुधार करने पर एक मजबूत जोर देता है, ना कि गुणवत्ता का निरीक्षण करने के दौरान। जब हम अपना प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं तो उसी समय हमारा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होता है कि हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बेस्ट हो, वो इनबिल्ट हो प्रोसेस में, ताकि जब इंस्पेक्शन हो तब हमारे प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव ना निकले। जब हम बनाते वक्त ही ध्यान रखेंगे क्वालिटी का, तो इंस्पेक्शन के वक्त हमारी जो वेस्टेजेस हैं, जो हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, वो कम निकलेंगे। मोराल मोराल की अगर हम बात करें कि जैसे हमारा एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण एसेट है, तो ज़रूरी है हम अपने एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्टअप रखें। द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज दैट सक्सेस कैन लीड टू अ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय मोराल विच इन टर्न रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर अगर बिजनेस में ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप बार बार नए एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे समय और रुपए खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और क्वालिटी में फ़र्क आएगा। तो ज़रूरी है जो आपके वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको रिटेन करें, उनको टाइमली आप रिकॉग्नाइज करते जाएं, बूस्ट करें, उनका मोराल हाई रखें, ताकि आपके बिजनेस में वो बने रहें और आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कंट्रोल रहे। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में डिप्लॉय करने के, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सेशन था जिसमें हमने बात करी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या सिद्धांत हैं जिस पे ये काम करता है, किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में जिस हद तक पॉसिबल हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एम्प्लॉय करने का सोचना चाहिए और इसको कैसे कर सकते हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। आपके कोई भी इससे सवाल जो जुड़े हुए हैं वो हमारे तक पहुंचाइए और ज़ूम मीटिंग में हमारे साथ बने रहिए, जिसमें आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यूनिक और इनोवेटिव और एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो, तो आज बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपको वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जो रिलायबल, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं का उपयोग करके वेस्ट मटेरियल्स को खाद बनाकर उत्पादित किया जाने वाला एक उपाय है और इसीलिए खाए गए भोजन का लगभग 98% उत्सर्जित कर देते हैं। केंचुओं का मल हमेशा प्राकृतिक खाद माना जाता है। ये पहले से ही बायो फर्टिलाइजर के निर्माण की एक लोकप्रिय प्रक्रिया बन चुकी है और बैंगलोर जैसे कुछ स्थानों पर नगर पालिका के कचरे को वर्मी कंपोस्टिंग तकनीक द्वारा संसाधित किया जाता है। भारत में वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय सक्सेसफुल, मोस्ट डिमांडेड और एवर इंक्रीजिंग सेक्टर्स में से एक माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि अगर आप इस बिजनेस को 100 से 200 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 25 से 30% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 1 से 2 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस की एक खास बात यह है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करें और मुनाफा कमाएं। चलिए अब आते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया पर, जो है पेट बॉटल्स रिसाइकलिंग। पेट बॉटल्स ने बेवरेजेस और फूड सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पेट बॉटल्स का उपयोग मुख्य रूप से तेल, पानी, जूस, मिल्क शेक आदि जैसे अधिकांश खाद्य उत्पादों को स्टोर और पैक करने के लिए किया जाता है। आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और सफलतापूर्वक उद्यमी बनने की अपनी यात्रा तय कर सकते हैं। कांच की तुलना में पेट की सफलता इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लाभों पर निर्भर करती है। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में पीने की पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है और इस प्रकार पेट बोतल्स की मांग बढ़ रही है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 1600 से 1700 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए सिर्फ
37 से 43 लाख की जरूरत होगी और इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से आप इस बिजनेस से 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। जाहिर है इस बिजनेस के लिए आपको एरिया की भी जरूरत होगी, तो आप इस बिजनेस को 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं पूरे प्लांट को रन करने के लिए 9 से 12 लोगों की टीम की आपको जरूरत पड़ेगी। मशीन्स के साथ पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको 50 से 60 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब चीजों के साथ आप इस ग्रोइंग बिजनेस को बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। रिसाइकलिंग उन सामग्रियों को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है जिनका उपयोग किया जा चुका है और वो अपशिष्ट उत्पाद है और उन्हें फिर से उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है। कचरे में मौजूद तत्वों को अलग अलग और छांटा जाता है और फिर नए उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। रिसाइकलिंग ना केवल प्रकृति को बचाता है बल्कि आपको कम निवेश के साथ अच्छा मुनाफा भी देता है। यानी साफ और सीधे शब्दों में बात कहें तो आप इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आप 400 से 500 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 7 से 8 मैन पावर, 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आपके जहन में अब ये सवाल जरूर होगा कि इस बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी। तो आपको बता दें कि 20 से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस के लिए करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा यानी कि आप इस बिजनेस से 35 से 40% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है बायोमास ब्रिकेट्स। बायोमास ब्रिकेट कोयले और चारकोल के लिए जैव ईंधन विकल्प है। ब्रिकेट का उपयोग विकासशील देशों में किया जाता है जहां खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं है। विकसित दुनिया में ब्रिकेट के उपयोग के लिए एक कदम उठाया गया है, जहां भाप से बिजली का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक बॉयलरों को गर्म करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। बॉयलर में हीट बनाने के लिए ब्रिकेट्स को कोयले के साथ को फायर्ड किया जाता है। बायोमास ब्रिकेट्स ज्यादातर हरे कचरे और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीट और कुकिंग फ्यूल के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कंप्रेस्ड कंपाउंड्स में राइस हस्क, बगास, ग्राउंड नट शेल्स, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट सहित विभिन्न कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगर आप इस बिजनेस को 15 से 20 टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 मैन पावर और 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। आपको इस बिजनेस के लिए 80 से 85 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी और साथ ही आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये थे कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू कर आप आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।